जनवरी 27, 1820 एक रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गॉटलीब फॉन बेलिंगहाउसेन एक शिप पर ढूंढने निकले थे कि दुनिया के साउथ पोल पर आखिर है क्या। और 27 जनवरी 1820 को उन्हें दूर बर्फ नजर आई। सिर्फ बर्फ, जिसे बेलिंगहाउसेन ने डिस्क्राइब किया एज आइस कोस्ट ऑफ एक्सट्रीम हाइट। उस वक्त बेलिंगहाउसेन को अंदाजा तक नहीं था कि ये उन्होंने जो देखा है ये धरती पर मौजूद 7th कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका। लेकिन बेलिंगहाउसेन पहले नहीं थे जिन्होंने धरती के साउथ पोल पर जाने की कोशिश की, और ना ही आखिरी थे, क्योंकि इनसे पहले और बाद में बहुत से लोग गुजरे, जिनमें से किसी ने अंटार्कटिका को देखा, किसी ने उस पर कदम रखा, तो किसी ने उस पर अपने मुल्क का झंडा लगाया। लेकिन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला, लोगों को कैसे लगा कि साउथ पोल पर कुछ होना चाहिए जबकि उनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं था। और आखिर इस अंटार्कटिका की मिस्ट्री क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। एक्चुअली ये कहानी बहुत पुरानी है। एंशिएंट टाइम्स में जब एरिस्टोटल और टॉलमी जैसे फिलोसोफर्स बिलीव करते थे कि धरती गोल है, और उन्हें पता था कि धरती के नॉर्थ पोल पर आज का ग्रीनलैंड मौजूद है। लेकिन एरिस्टोटल का मानना था कि अगर नॉर्थ पोल पर कुछ है तो साउथ पोल पर भी कुछ होना चाहिए ताकि धरती का बैलेंस बना रहे। इस चीज़ को लेकर जन्म हुआ टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा का, जिसे इंग्लिश में द अननोन लैंड कहते हैं। लेकिन इस चीज़ के साथ प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ वही लोग इस पर बिलीव करते थे जिन्हें लगता था कि धरती गोल है, और पुराने ज़माने में ऐसे बहुत कम लोग थे। इसके बाद 15 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक मैप मेकर्स ने मैप्स पर टेरा ऑस्ट्रेलिस बनाना शुरू किया, और इसी टाइम के दौरान यूरोपियन एक्सप्लोरर्स दूसरे कॉन्टिनेंट्स ढूंढने निकले। और जब 1642 में डच एक्सप्लोरर एबल टेस्मैन ने न्यूजीलैंड डिस्कवर किया तो उन्हें लगा कि ये टेरा ऑस्ट्रेलिस है, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये वो नहीं है जो ये समझ रहे हैं। इसके बाद जब सेंचुरीज गुजरने लगे और कुछ भी नहीं मिला तो लोगों की उम्मीदें भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन फिर आते हैं कैप्टन जेम्स कुक, जिन्हें इस टेरा ऑस्ट्रेलिस की मिस्ट्री सुलझाने के लिए भेजा गया था, और उन्होंने काफी हद तक इसे सुलझा भी दिया था। जनवरी 1773 में कुक और उसके क्रू मेंबर्स पहले इंसान बने एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस करने वाले। कुक टेरा ऑस्ट्रेलिस को देखने के लिए इतना आगे चले गए कि वो सिर्फ 75 किलोमीटर दूर थे एंटार्क्टिका से, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। इससे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सिर्फ बर्फ है, और लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर ग्रीनरी होगी वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब भी किसी ने अंटार्कटिका को देखा नहीं था अंटिल फेबियन गॉटलीब फॉन बेलिंगहाउसेन। इन्होंने 1820 में पहली बार अंटार्कटिका को देखा और कंफर्म किया कि एक सदर्न कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। इसके अगले साल 1821 में जॉन डेविस सील्स की शिकार करते हुए अंटार्कटिका तक जा पहुंचा, और डेविस पहला इंसान बना अंटार्कटिका पर कदम रखने वाला। इसके बाद कई सालों तक लोगों का अंटार्कटिका में इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन 1890s के बाद के पीरियड को दी हीरोइक एज ऑफ अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं। इस दौरान लोगों ने टेरा ऑस्ट्रेलिस को अंटार्कटिका का नाम दिया, लोगों ने अंटार्कटिका पर कदम रखा, झंडे गाड़े और रिसर्च लैब्स तक लगाए। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 आए, जिसने अंटार्कटिका से फोकस को हटाया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही पूरा फोकस दोबारा से अंटार्कटिका पर शिफ्ट हो गया। कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने अंटार्कटिका को क्लेम करना शुरू किया। लेकिन 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया गया, जिसमें डिसाइड किया गया कि अंटार्कटिका किसी भी एक कंट्री का नहीं होगा, और अंटार्कटिका को सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। आज के दिन अंटार्कटिका में डजन्स ऑफ कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं जो अंटार्कटिका में 24/7 रिसर्च कर रही हैं। आज अंटार्कटिका क्लाइमेट स्टडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह बन चुका है। यहाँ के ग्लेशियर्स इतनी तेजी से पिघलते हैं जिससे पता चलता है कि धरती किस स्पीड से गर्म हो रही है। यहाँ का आइस जो लाखों साल पुराना है, साइंटिस्ट को बताता है कि हमारा पास्ट कैसा था और हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।